अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्रिपरेशन के हवाले से मैं सालिम मोहम्मद एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय सालिम मोहम्मद के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट का, और जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट का बिल्कुल लास्ट टॉपिक है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे, और इस तरह हमारा जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जी डियर स्टूडेंट, हमारे पास अगर आपने एडमिशन लेना है इस हवाले से तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 23+ जो है वो सक्सेसफुल बैचेस जो हैं वो ऑनलाइन के हमने जो है अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से जो है वो मुकम्मल किए हैं। हमारे कंटेंट इंग्लिश, उर्दू और सिंधी जो है, ज़्यादातर कंटेंट जो है आपको इन तीनों ज़ुबान में भी जो है अवेलेबल है। ठीक है। तो इसके अलावा हम हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो उसमें तरीक़ेकार ये है कि हम जूम क्लासेस लेते हैं, उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फराहम करते हैं, और जो आपके पास मटेरियल होता है वो हम इंग्लिश, उर्दू और सिंधी में हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सीआरक्यू की प्रैक्टिस हम कराते हैं, फ्री एवेलुएशन और इंडिविजुअल फीडबैक आपके जब तक एग्ज़ाम होगा इंशाल्लाह हम आपके फीडबैक जो है वो करेंगे विदाउट एनी चार्जेस। अच्छा जी, तो आज जो हम सब्जेक्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है चाइल्ड डेवलपमेंट, और आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास चाइल्ड डेवलपमेंट के सब टॉपिक का लास्ट टॉपिक है, वो है एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन डेवलपमेंटल थ्योरी। ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो हम जो थ्योरीज की बात हो रही है वो थ्योरीज हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है। कहाँ पे डिस्कस की थी? ये थ्योरीज जो हमने यहाँ पे डिस्कस की थी उन थ्योरीज के बेस पे, और फिर हम डिस्कस भी करेंगे कि इन थ्योरीज के हवाले से भी एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज कौन सी हैं, और इसके अलावा जनरल टीचिंग मेथड स्ट्रेटजीज कौन सी हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास बात आती है कि एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज को अगर मैं सिंपल आसान लफ्ज़ों में बताऊं, मिसाल के तौर पे छोटे बच्चे हैं, उनको आप लेक्चर मेथड के ज़रिए नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। तो लिहाजा आपने क्या करना है, आपने उनको अलग तरीके से पढ़ाना है कि जिसमें बच्चे जो है वो मशगूल रहें, बच्चे जो है वो इंजॉय करें। जैसे आपने देखा होगा कि उसको प्ले मेथड कहते हैं। ठीक है। तो एक्टिविटी प्ले मेथड जो है वो आपने कराने हैं। अब सेम जो प्ले मेथड है यानी कि खेल खेल कर सीखना, इसी तरह ये मेथड जो है वो आप हाई स्कूल के जो स्टूडेंट हैं या जो सेकेंडरी स्टूडेंट है, जो 9th 10th के बच्चे हैं, उसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। इसको कहते हैं एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज। एक टीचिंग मेथड प्राइमरी में ज़्यादा कामयाब है, और वो एक जो है हमारे पास वही टीचिंग मेथड जो है वो बड़े बच्चों के लिए जो है नाकाम है, और जो बड़े बच्चों के लिए जो सही है वो हो सकता है कुछ ऐसी टीचिंग मेथड हो जो छोटे बच्चों के लिए जो है वो नाकाम हो या इफ़ेक्टिव ना हो। ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे बेसिकली। आज का जो हमारा लेक्चर है इसी पे बेस है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। इसके अलावा हमारे ये बुक्स भी अवेलेबल हैं मेरे, और इस बुक्स को भी जो है आप एजुकेशन एंड कंटेंट के हवाले से आपको यहाँ पे डिटेल में जो है ये सब्जेक्ट्स सारे मेंशन हैं, इसमें आपको डिटेल कंटेंट यानी कि कोई भी एजुकेशन का टेस्ट हो, तैयारी हो, वो आप इस बुक से कर सकते हैं। तो ये हमारे पास थर्ड एडिशन है और सेकंड एडिशन भी अवेलेबल है, तो आप इसको जो है वो ऑर्डर भी कर सकते हैं। हमारा ये ऑनलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप ऑनलाइन इसका ऑर्डर भी कर सकते हैं। चलें जी, तो स्टार्ट करते हैं अभी हमारा जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो सबसे पहले हमने डियर स्टूडेंट थोड़ा रिकॉल करते हैं कि हमने जो है जीन पियाजे की जो थ्योरी पढ़ी थी, डिस्कस की थी जीन पियाजे की, उसके हवाले से जो उनके स्टेजेस जो जीन पियाजे ने हमें बताए थे, उसके एतबार से हम देखेंगे कि हमने कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो बच्चों पे इम्प्लीमेंट करनी है। तो देखें, जैसे पहला स्टेज है हमारे पास अर्ली चाइल्डहुड, जिसमें हमारे पास एज कौन सी है, 2 से लेके 7 साल है। ठीक है। जो कि इस एज ग्रुप का नाम था हमारे पास प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने हमें इस लेक्चर से ज्वाइन किया है, या फिर जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स होंगे, वो अगर जो है इस थ्योरी के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि हम इसको बाकायदा तौर पे डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो लिहाजा वो स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब में भी जो है वो इस वीडियो को देखेंगे, या जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है, आप हमारे यूट्यूब चैनल में
एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद के आगे जीन पियाजे की थ्योरी लिखें, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी लिखें, तो आपके पास लेक्चर आ जाएगा। उस लेक्चर को आप समझे, फिर यहाँ पे आए, और फिर आपको जो है बेहतरीन तौर पे समझ आएगा। ठीक है। अच्छा जी, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो हमारे पास इन बच्चों के लिए, जो कि 2 से 7 साल के जो बच्चे हैं, इनके लिए हमें कौन सी अच्छी टीचिंग स्ट्रेटजीज होंगी जो इन बच्चों के लिए जो है हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो हमारे पास पहला मेथड है कि यूज प्ले मेथड, प्ले वे मेथड, जिसको लर्निंग थ्रू प्ले कहते हैं। जैसे मैंने कहा कि इनके लिए ऐसे टीचिंग मेथड्स होते हैं कि जहाँ पे ये मशगूल रहें और खेले भी, इंजॉय भी करें। ये हमारे पास प्ले वे मेथड है कि जिसमें वो खेल खेल के जो है वो सीखते हैं। मिसाल के तौर पे मैथ की कोई एक्टिविटी है, तो वो जो बिल्डिंग ब्लॉक्स वाली जो गेम होती है, या मैच बॉक्स जिसको माचिस कहते हैं, उसके हवाले से जो है सिखाना। ठीक है। इस तरह टीचिंग मेथड्स को हम कहते हैं लर्निंग थ्रू प्ले। तो लिहाजा 2 से 7 साल वाले बच्चों के लिए ये टीचिंग मेथड कितना मौजू है। अब आते हैं, अब आप ये इमेजिन करें कि यही जो माचिस वाला जो तरीकेकार है, जिसमें आप प्लस माइनस बच्चों को खेल खेल के जो है वो छोटे बच्चों को सिखा रहे हैं, अब यही मेथड आप 9th के बच्चों में क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। यही देखिए टीचिंग का मेथड है, एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटेजीज। जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि कुछ ऐसे टीचिंग मेथड होते हैं जो कि छोटे बच्चों के लिए सही हैं, कुछ बड़े बच्चों के लिए सही हैं, और कुछ जो है मिडिल बच्चों के लिए सही हैं। तो वो टीचिंग मेथड टीचर को जानना, उसके जो है वो फवायद को जानना, और उसको इस्तेमाल करना जो है वो टीचिंग प्रोफेशन जो है वो डिमांड करती है। तो वो अपनी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, दूसरा है स्टोरी टेलिंग मेथड, पिक्चर एंड रोल प्ले। बच्चों को जो है आप स्टोरी टेलिंग मेथड के जरिए पढ़ाएं। ठीक है। कोई कहानी के जरिए जो है आप बच्चों को पढ़ाते हैं, बच्चों को बकायदा तस्वीर दिखा के जो है, खाका दिखा के जो है, तस्वीर दिखा के जो है उनको पढ़ाते हैं। रोल प्ले मेथड, किसी को बादशाह बना लिया, किसी को वजीर बना लिया। ठीक है। इस तरह टीचिंग मेथड से जो है बच्चों को बेहतरीन तौर पे पढ़ाया जा सकता है। ठीक है। तो पहला हमने पढ़ा लर्निंग थ्रू प्ले, दूसरा हमारे पास स्टोरी टेलिंग, पिक्चर्स, रोल प्ले, मुख्तलिफ मेथड्स हैं। ठीक है। अच्छा जी, यूज सिंपल लैंग्वेज एंड रिपीटेशन। ज़ाहिर है छोटे बच्चे हैं, तो हमने एक तो बड़ी आसान जुबान में, आसान भाषा में जो है हमने इनको जो है वो पढ़ाना होगा। और याद रखें कि जो रिपीटेशन है वो प्राइमरी लेवल, और ख़ास तौर पे जिसको हम प्री प्राइमरी कहते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आप यूज़ करते हैं। आप एक चीज़ को रिपीट करते हैं, बार बार आप उसको करेंगे। आपने देखा होगा कि स्कूल में बच्चे जो है, मिसाल के तौर पे 2 का टेबल आपने सुना होगा, बचपन के दौर में आप कितना रिपीट करते थे? 3 का टेबल कितना रिपीट करते थे? जब हम शुरू में जो है अल्फ़ाबेट सीखते थे, ABCD, कितना हम रिपीट करते थे? तो बच्चों का जो है वो रिपीटेशन जो है वो प्री प्राइमरी सेक्शन में वो ज़्यादा होता है। तो लिहाजा उन टीचिंग मेथड में आप रिपीटेशन ज़्यादा करते हैं। सही है। अच्छा जी, आगे है यूज़ कलरफुल टीचिंग मेथड्स। आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जो टीचर होते हैं, ख़ास तौर पे प्राइमरी स्कूल के जो, या प्री प्री स्कूल के जो टीचर्स होते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के जो टीचर्स होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अगर ब्लैक बोर्ड भी इस्तेमाल करते हैं तो मुख्तलिफ कलरफुल जो है जो है चॉक्स का जो है वो उससे लिखते हैं। अगर वो मार्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कलरफुल मार्कर से जो है लिखते हैं। इसी तरह अगर कोई चार्ट है, ड्राइंग है, तो वो कलरफुल टीचिंग एड से जो है ज़्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि कलर से बच्चे अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है। उनको जो है वो अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, बच्चे जो है वो फिर पिक करते हैं, वो उनकी कंसंट्रेशन किधर और नहीं जाती। ठीक है। तो ये हमारे पास जीन पियाजे के हवाले से जो हमने जो पढ़ा था। और अब हम जो एज अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजीज थी वो ये थी। अब ये मैंने एग्जांपल्स दी हैं। अभी आपके पास CRQ में जो क्वेश्चन आएंगे, वो आपसे ये पूछे जाएंगे कि भाई मिसाल के तौर पे अर्ली चाइल्डहुड के जो बच्चे हैं जिनका स्टेज 2 से 7 साल है, उनके लिए कौन से टीचिंग मेथड मौजू है। तो आप इसमें से एक दो भी लिख सकते हैं, इन चारों को भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हैं, क्योंकि आपके पास जो है वो स्पेस और उसके मार्क्स इतने कम होते हैं, तो आप इतना ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो आप इसके जो है ये पहला और जो है तीसरा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। क्लियर है। इसके अलावा भी टीचिंग मेथड्स हैं। ठीक है। वो आप यूज कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि इन 4 टीचिंग मेथड से जो है वो पढ़ाया जाता है। अच्छा जी, फिर हम आते हैं, तो ये लिहाजा मैंने जैसे पहले अर्ज किया कि ये ज़रूरी नहीं है कि इन 4 टीचिंग मेथड से ही जो है वो पढ़ाया जाता है, क्योंकि CRQ में अगर आपसे पूछा जाए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, तो ये 4
जो टीचिंग मेथड, जो तरीक़ेकार बताए गए हैं, ये आपके लिए मोर देन इनफ है। ठीक है। अच्छा जी, फिर आते हैं हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड। जो 7 से 11 साल के बच्चे होते हैं, जिनको कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जीएन पियाजे ने कहा था, इन बच्चों के लिए हमने अभी कौन से टीचिंग मेथड यूज करने हैं? अच्छा, तो जाहिर है अभी बच्चे जो है वो 7 से 11 साल हैं, अब इनकी उम्र जो है थोड़ी ज़्यादा है। ठीक है। तो ये बच्चे थोड़े मिच्योर हैं अपने वो पहले वाले स्टेज से। तो लिहाजा अब इनके लिए अभी हम क्या करेंगे? अब इनको थोड़े फन एलिमेंट से, जो प्ले एलिमेंट है उससे आगे आके अभी थोड़ी एक्टिविटीज़ की तरफ हम इनको लाएंगे। तो हम जो टीचिंग मेथड इस्तेमाल कर सकते हैं वो एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, कि बच्चों को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की सरगर्मियाँ दे और उनको जो है उन काम पे लगाया जाए। फन एलिमेंट ना होगा, वो पहले वाले में था, अब बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं। ठीक है। तो अब फन एलिमेंट या प्ले एलिमेंट वो नहीं होगा, अब थोड़े एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगा। अच्छा जी, और क्या कर सकते हैं? प्रोवाइड रियल ऑब्जेक्ट मॉडल्स एंड चार्ट्स। रियल ऑब्जेक्ट्स उनको दे, स्केलेटन दिखाएं और उनको जो है बताएं, मॉडल्स दिखाएं और उनको पढ़ाना चाहिए, मुख्तलिफ चार्ट्स के जरिए जो है वो दिखाएं और उनको जो है पढ़ाना चाहिए। इंकरेज ग्रुप वर्क एंड डिस्कशन। ग्रुप वर्क कराएं, 5 6 स्टूडेंट का, 3 4 स्टूडेंट का ग्रुप के जो है टॉपिक के एतबार से और ग्रुप के जो है क्लास के साइज के एतबार से जो है और टाइमिंग के एतबार से उनके ग्रुप बनाएं और बच्चों को ग्रुप में कोई एक्टिविटी दें। अब ग्रुप वर्क से क्या होगा? एक तो बच्चे जो है, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो अच्छे बच्चों से सीखेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं वो जब कमज़ोर बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनकी अपनी लर्निंग जो है वो बेहतरीन हो जाती है। ठीक है। और क्या होता है? और ये होता है कि जिनकी जो सोशल स्किल्स हैं वो बढ़ जाती हैं, दोस्ती का एलिमेंट आ जाता है, बच्चा ज़्यादा सोशल हो जाता है, जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट लाता है। इसके अलावा बच्चों को डिस्कशन पे लगाएं, आर्गुमेंट्स पे लगाएं, दलील से बात करें, लॉजिक से बात करें, मंतक से बात करें। ठीक है। अच्छा जी, यूज एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। अब जब आप बच्चों को पढ़ा रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपने ये कोशिश करनी है कि जो भी एग्जांपल आप देंगे वो उसके लोकल एरियाज से जो है वो मुशाबियत रखता हो। अब जैसे मिसाल के तौर पे, सुबह सिंध के जो स्टूडेंट्स हैं, अब अगर आप उनको पढ़ा रहे हैं तो आपने उनको सेब के बागात के बारे में जो है आपने कोई मिसाल नहीं देनी है। आप उनको आम के बागात के बारे में फिर भी बता सकते हैं, सेब के बागात के बारे में नहीं बता सकते। अब सिंध का बच्चा क्या जाने कि सेब के बागात कैसे होते हैं? अब मिसाल के तौर पे वो तो बच्चा है, वो जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई सेब जो है वो आलू की तरह जो है ज़मीन के अंदर उगता है या उसके भी जो है कोई दरख्त मरख्त होते हैं। ठीक है। इसी तरह आप सिंध के बच्चों को चेरी के एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ठीक है। इसी तरह सेम साइड अगर हम जो है पंजाब के हवाले से बात करें तो उनको आप जो है बर्फबारी के हवाले से, स्नोफॉल के हवाले से कोई एग्जांपल नहीं दे सकते। ठीक है। तो इस तरह जो है आपने डेली लाइफ की रिलेवेंट एग्जांपल आपने देनी है। और इसके अलावा मिसाल के तौर पे आप उसको जो है कोई एग्जांपल दे रहे हैं तो वो डेली लाइफ से होनी चाहिए। मैथमेटिक्स की एग्जांपल है तो आप उसको जो है डेली लाइफ से उसकी एग्जांपल दें कि भाई आप जा रहे हैं, सौदा ले रहे हैं और दुकानदार से आपने जो है बात की, ये करना है। ना कि जो है हम कहते हैं कि सपोज करते हैं और ये है। क्यों सपोज करें? आप जो है उनको जो है डेली लाइफ से बच्चों को पढ़ाएं। अच्छा जी, आगे है डेवलप प्रॉब्लम सॉल्विंग विद कंक्रीट टास्क। बच्चों को जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के जरिए पढ़ाएं। एक प्रॉब्लम दें बच्चों को, कहें कि उनको जो है सॉल्व करें। बच्चे सॉल्व करेंगे और जो है सोचेंगे और इसी से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। ठीक है। और उसी से जो है वो बेहतरीन तौर पे जो है वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जी जी स्टूडेंट, ये तो था हमारे पास मिडिल चाइल्डहुड का। आगे चलते हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास एडोलेसेंस की जो स्टेज आती है वो हमारे पास 11+ है। अब यहाँ पे देखिए बच्चा थोड़ा जो है अब और ज़्यादा मिच्योर हो गया है, 11+ हो गया है। अब बच्चे को हमने जो है बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग है वो मिच्योर हो गई है, वो सोचने लगता है, दलील से बात करता है, मंतक से बात करता है, किसी के बारे में जो है वो एक कंसेप्ट रखता है। ठीक है। अब हम इस बच्चे को किस तरह पढ़ाएंगे? इंकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड रीजनिंग। बच्चे को जो है क्रिटिकल थिंकिंग के जरिए और रीजनिंग के जरिए जो है बच्चों को पढ़ाएंगे। यूज डिबेट्स, डिस्कशन एंड क्वेश्चनिंग। अब बच्चा जो है इस काबिल है कि वो डिबेट कर सकता है, क्योंकि उसकी एज देखिए 11+ है। अगर उसकी एज 4 5 6 7 ईयर्स थी तो वो डिबेट नहीं कर सकते ना, उसकी नॉलेज कम होती है। अब बच्चा यहाँ पे मेच्योर है, उसके पास नॉलेज है, वो डिबेट कर सकता है, वो टीचर से डिस्कशन कर सकता है, अपने स्टूडेंट से डिस्कशन कर सकता है, वो सवाल पूछ सकता है। आपने जो टॉपिक दिया है उस टॉपिक से चीज़ें निकाल के जो है एक सवाल पूछ सकता है। ठीक है। इस तरह आपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि वो डिबेट करें, डिस्कशन करें, क्वेश्चनिंग करें।
असाइन प्रोजेक्ट एंड रिसर्च वर्क। ठीक है, बच्चों को जो है एक प्रोजेक्ट दें। मिसाल के तौर पे आप उनको कहें कि भाई घर से जो है अगर कोई इंग्लिश के टीचर हैं, वो अगर मिसाल के तौर पे उसकी रीडिंग स्किल्स और उसके डिक्टेशन स्किल्स या दूसरे ऐसे करते हैं, तो वो देते हैं कि भाई घर में एक छोटा मोटा इखबार, जैसे इखबार होता है, वो बना के ले आए। अब इस तरह छोटे मोटे प्रोजेक्ट होते हैं। रिसर्च वर्क से मुराद ये लाजमी नहीं है कि वो थीसिस पे काम कर रहा होगा बच्चा, जो है उसको हम रिसर्च कर देते हैं। हम बच्चों को ये देते हैं कि अभी आपने जो है इस हफ्ते देखना है कि आलूदगी जो है वो कितने इकसाम की होती है। आप अपने माशरे में देखें, आपने इर्द गिर्द देखें आलूदगी की कितने इकसाम आपने देखी, और उस पे फिर आप जो है जो है एक प्रेजेंटेशन दे। अब बच्चा देखिएगा कि सर मैं घर में जा रहा था, मैं गली में जा रहा था, रोड पे जा रहा था, मैंने आबी आलूदगी देखी, नाली के पानी जो है वो बिल्कुल रोड पे था। ठीक है सर। सर मैं स्कूल आ रहा था, धुआं बहुत ज़्यादा था, कारखानों के धुएं बहुत ज़्यादा आ रहे थे सर, एयर पोल्यूशन भी है। ये होते हैं रिसर्च वर्क। ठीक है। अच्छा जी। प्रोमोट इंडिपेंडेंट लर्निंग, बच्चे को जो है इंडिपेंडेंट लर्निंग करें। बच्चा किसी का मोहताज ना हो, कोशिश करें कि वो खुद सीखे। ठीक है, घर में मेहनत करे, होमवर्क उसको टास्क दें, खुद मेहनत करें, क्लास में खुद मेहनत करें। हाँ, उसकी हम हेल्प कर सकते हैं। आगे हमारे पास आएगा ZPD और स्कैफोल्डिंग का जो है वो हमारे पास आगे स्लाइड्स आएंगे कि जिसमें बच्चों की जो है हम किस तरह हेल्प करते हैं। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। अच्छा जी। फिर हमारे पास आते हैं जो कि वैगोट्स्की के हैं। वैगोट्स्की ने क्या कहा था कि हमारे पास स्ट्रेटजीज जो हैं वो सोशो कल्चरल पे जो है वो होनी चाहिए। ये क्या है? हमारे पास है कि यूज स्कैफोल्डिंग, स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दे। बच्चे को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बोझ दें। और स्कैफोल्डिंग क्या है कि बच्चा अगर किसी जगह पे स्टक हो जाता है, यहाँ पे रुक जाता है, अब टीचर क्या करेगा, वो यहाँ पे आके जो है वो यहाँ पे बच्चे से मदद करेगा। बच्चा जैसे ही इस स्टेप पे चला गया, अब टीचर दोबारा जो है वो देख लेगा कि भाई बच्चा खुद जा रहा है, अब बच्चा जो है मजीद आगे जाएगा। फिर इन केस अगर यहाँ पे आके वो स्टक होता है, यहाँ पे आके अगर फिर वो स्टक होता है, फिर टीचर यहाँ पे उसको थोड़ा जो है समझा देता है। फिर बच्चा जो है स्टार्ट हो जाता है। ये होता है हमारे पास स्कैफोल्डिंग के, जिसको टेम्पररी हेल्प जिसको कहते हैं वो है। ठीक है, ये हमारे पास स्कैफोल्डिंग हो गई। अब आते हैं कुछ हमारे पास जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD जिसको कहते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं। अब कुछ स्टूडेंट ने स्कैफोल्डिंग और ZPD में जो है बहुत कंफ्यूज होते हैं। स्कैफोल्डिंग जो है हमारे पास टेम्परेरी हेल्प है, जबकि ZPD क्या है? टीच स्लाइटली अबव करंट लेवल। हमारे पास ZPD क्या है कि एक जोन होता है, जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। मिसाल के तौर पे ये एक जोन है, ये मैंने रेक्टेंगल बनाया है, ये हमारे पास एक जोन है। अब बच्चे की थिंकिंग लेवल हमारे पास इतनी है। ठीक है, बच्चे की थिंकिंग लेवल इतनी है, लेकिन टीचर जानता है कि बच्चा जो है ये सर्कल को यहाँ से लेके यहाँ तक ले जा सकता है। टीचर जानता है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक नॉलेज को ले जा सकता है। इसको कहते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो बच्चे को पुश किया जाता है कि आप थोड़ा और जो है काम करें और सोचें और सोचें, उसको इस लेवल तक लाना जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ZPD का मतलब है जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। टीच स्लाइटली अबव करंट लेवल। देखिए, ये लेवल है बच्चे का, ये वाला, इसको हम थोड़ा और पुश करते हैं कि भाई इस बड़े दायरे तक आए। ठीक है। अच्छा जी, आगे हमारे पास प्रोमोट पेयर लर्निंग एंड ग्रुप एक्टिविटीज। अब बच्चे, मैंने जैसे कहा कि सोशल है ना, यहाँ पे सोशो कल्चरल की बात हो रही है। तो वाइगोट्स्की तो हमारे पास जो है सोशो कल्चरल को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है कि बच्चा जो है ज़्यादा सोशल हो। तो लिहाजा हमने बच्चों को पेयर लर्निंग करानी है कि बच्चे जो है वो एक दूसरे से सीखें, अपने साथी से सीखें। ग्रुप एक्टिविटीज़ कराएं, बच्चे ज़्यादा सोशल होगा, ज़्यादा चीज़ें सीखेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो टीचर से नहीं पूछता, वो अपने दोस्तों से जो है बिला झिझक पूछ सकता है। टीचर एज फैसिलिटेटर एंड गाइड, यहाँ पे याद रखें कि टीचर जो है इसमें जो है वो कहता है कि टीचर को फैसिलिटेट करना चाहिए, टीचर को गाइड करना चाहिए, टीचर को अथॉरिटी यूज नहीं करना चाहिए। बच्चे को यहाँ पे फुल फ्रीडम हासिल होनी चाहिए। इंकरेज क्लासरूम इंटरेक्शन एंड डायलॉग। क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्शन हो बच्चों की, टीचर के साथ हो, अपने कुलीग्स के साथ हो, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो डायलॉग करें, एक दूसरे से क्वेश्चन करें, डिबेट करें। ठीक है, ये है हमारे पास जो कि हमने वाइगोट्स्की के हवाले से पढ़ा था। तो वो कहता है कि आपने इस तरह टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो पढ़ानी है। अच्छा जी, आगे चलते हैं हमारे पास। फिर हमारे पास जो एरिक्सन की जो साइको सोशल डेवलपमेंट स्टेजेस थे, जो पर्सनैलिटी के मुख्तलिफ थे, ये हमारे पास जो एरिक्सन कहता है वो कहता है कि जो इसकी थ्योरी है वो कहता है कि आपने प्राइमरी लेवल में किस तरह बच्चों को पढ़ाना चाहिए। हमने पहले तो जीन पियाजे के बारे में पढ़ा ना, कि जीन पियाजे कहते हैं कि वो
टीचिंग स्ट्रेटजीज जो है वो इस तरह इस्तेमाल करनी चाहिए। अब एरिक्सन के प्राइमरी स्टेजेस के बारे में बात करें। प्रोवाइड इंकरेजमेंट एंड प्रेस, क्योंकि हमने देखा कि जो पर्सनैलिटी के, अगेन मैं यहाँ पे बात करूंगा कि जो हमारे पास जो स्टूडेंट जिन्होंने हमें लेट ज्वाइन किया है, और या जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, वो इस लेक्चर पे आने से पहले एरिक्सन, इससे पहले वाइगोट्स्की और उससे पहले जीन पियाजे, ये थ्योरीज हमने वन बाय वन डिटेल से डिस्कस की हैं। तो आप हमारे यूट्यूब चैनल में ये थ्योरीज अवेलेबल हैं, आप वो थ्योरीज पहले पढ़ें, उसको समझें, फिर इसके बाद इस लेक्चर को आएँ, फिर आपको अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। तो वो तीनों मैं बिल्कुल वीडियो के आखिर में इन तीनों जो थ्योरीज है उसके मैं जो है आखिर पे जो है वो कार्ड्स लगा दूंगा। यानी कि वीडियो बिल्कुल जैसे ही एंड होगी तो ये तीनों वीडियोस आपको नज़र आ जाएंगी, उसको वन बाय वन आप देख लेना, ठीक है। चलिए जी आगे चलते हैं। इसके अलावा मैं उसको आई कार्ड में भी लगा दूंगा ताकि आपको आसानी हो। अच्छा जी, एरिक एरिक्सन ने, मैंने देखा कि उसमें आपको जो हमने समझाया था कि उसमें मुख्तलिफ स्टेजेस होते हैं ना। स्टेजेस में हमारे पास जो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट वाला जो स्टेज है, यानी कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो उसमें क्या है कि हम बताते हैं कि पॉजिटिव साइड में बच्चों को इंकरेजमेंट करें, बच्चे को प्रेज करें, तब वो बच्चा ज़्यादा मोटिवेट होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा जाएगा। बच्चे को कॉन्फिडेंस दे, इंडिपेंडेंस दे, वो जितना ज़्यादा अपने आप को जो है वो आज़ाद समझेगा, जितना ज़्यादा जो है उसको आप कॉन्फिडेंस देंगे, बच्चा उतना ही ज़्यादा जो है आगे बढ़ता है। बच्चे को क्रिटिसाइज ना करें। बच्चे को जब आप क्रिटिसाइज करेंगे तो उसकी सारी क्रिएटिविटी जो है वो बैठ जाती है, बच्चा जो है वो डीमोटिवेट हो जाता है, फिर वो मेहनत नहीं करता। जब मेहनत नहीं करता है तो उसकी ज़िंदगी पे मिसाल के तौर पे एज अ टीचर तो आपने कितना फिर बड़ा जुल्म किया, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे क्या होना चाहिए? इंकरेज सेल्फ एक्सप्रेशन। सेकेंडरी लेवल पे आपने जो है बड़े बच्चों को, अडल्ट्स को आपने जो है वो आज़ादी देनी है कि वो अपने जो है एक्सप्रेशन का इजहार करे, अपने प्रॉब्लम्स का इजहार करें, डिस्कशन करें आपसे। प्रोवाइड लीडरशिप रोल्स, उनको ज़्यादा से ज़्यादा लीडरशिप रोल्स जो है उनको फराम करें, ठीक है। सपोर्ट आइडेंटिटी डेवलपमेंट, उनको आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो है उसको हमने थ्योरी में डिटेल से डिस्कस किया था कि उनकी अपनी एक अलग शनाख्त कराएं कि आप जो ये काम कर रहे हैं, अब ये आपका एक मकसद है, आपने ये पढ़ाई करनी है, आपने कुछ बनना है, आपने एक गोल अचीव करना है, और वो जो आपके जहन में जो गोल है उसको अचीव करने के लिए आपने मेहनत करनी है। तो इस तरह हम जो है वो मोटिवेशन दिलाएंगे, ठीक है। तो एरिक्सन के हवाले से, साइको सोशल डेवलपमेंट के हवाले से हम ये इस तरह टीचिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। अच्छा जी, स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन बिहेवियरिज्म, बीएफ स्किनर की जो थ्योरी थी। और अगेन बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है हमारे पास, जिसमें हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, ये भी जो मेरे यूट्यूब चैनल में, अब जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी। मैं दोबारा बताता हूँ, जब आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाएंगे वहाँ पे प्लेलिस्ट में आए, वहाँ पे एक प्लेलिस्ट पड़ी होगी और उस प्लेलिस्ट का नाम होगा इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थ्योरीज, ठीक है। तो उस पे मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बनाई है, उसमें मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट एजुकेशनल थ्योरीज। अब जितने भी एजुकेशनल की जो थ्योरीज हैं, चाहे वो लीडरशिप की हो, लर्निंग की हो, वो तमाम आपको जो है उसमें मिल जाएंगी। तो वो थ्योरीज आप बीएफ स्किनर की भी देख लें, और फिर इस लेक्चर पे आएँ तो आपको फिर बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आपको फिर जो है अच्छी तरह पे समझ आएगा। अच्छा जी, तो हम जानते हैं कि बीएफ स्किनर की जो थ्योरी थी वो रिवार्ड और पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट पे मबनी थी। तो ये बताता है कि यूज़ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, रिवार्ड और प्रेस करें बच्चे को, जो है इनामात दें। वो अच्छा काम करता है, उसको अगर आपका वर्कर है, टीचर है, तो उसको कोई बोनस दें। अगर आपका स्टूडेंट अच्छा काम कर रहा है तो उसको जो है और ज़्यादा जो है कोई चॉकलेट मॉकलेट, कोई बच्चे पे जो है तालियां बजा दी, ये तमाम प्रेज और रिवार्ड में आता है। गिव इमीडिएट फीडबैक, बच्चे को कोई चीज़ जो है मिसाल के तौर पे उसने प्रेजेंटेशन दी तो इमीडिएट फीडबैक दें। पेपर हुआ है, उसकी जो मिस्टेक्स हैं उसको इमीडिएट फीडबैक दें। प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराएं, रिपीटेशन कराएं। क्योंकि बीएफ स्किनर में जो हमारे पास जो रैट था उसके क्या था, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिपीटेशन कर रहा था, ठीक है। यूज ड्रिल मेथड फॉर बेसिक स्किल्स, इसी रिपीटेशन को जो है वो बयान कर रहा है कि बच्चों से जो है ड्रिल मेथड के जरिए जो है वो कराएं। ड्रिल क्या होती है? प्रैक्टिस होती है, एक चीज़ को बार बार करना, बार बार करना, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हैं, मास्टरी लर्निंग उसमें हासिल कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, मैनेज क्लासरूम बिहेवियर इफेक्टिवली, बच्चे को जो क्लासरूम है, जो नज्म ज़ब्त है, उसको बेहतरीन तौर पे मैनेज करें।
बेहतरीन तौर पे मैनेज करें, क्लास रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन करें, जो बच्चे उसको ओबे करते हैं उनको प्रेस करें, उनको रिवार्ड्स दें, जो बच्चे उसको ओबे नहीं करते हैं उसके फिर और अलग से स्ट्रेटजीज बी एफ स्किनर ने बताई हैं। ठीक है, उसको फिर जो है रीइंफोर्स कराएं। ठीक है, रीइंफोर्स शेड्यूल्स जो है वो हमने थ्योरी में डिस्कस किया था, वो फिर इन्फोर्स कराएं। अच्छा जी, इसके अलावा हमारे पास कुछ जर्नल टीचिंग स्ट्रेटजीज भी हैं। ठीक है, पहले हमने मतलब क्योंकि हमारे पास जो टॉपिक ये था कि एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजीज, ठीक है, जो डेवलपमेंटल थ्योरी जो हमने पहले डिस्कस की, चाहे वो बी एफ स्किनर की हो, हमारे पास वाइगोट्स्की की हो, जीन पियाजे की हो, एरिक्सन की हो, वो हमें क्या बताते हैं, वो टीचिंग स्ट्रेटजी। इसके अलावा हमारे पास कुछ जनरल टीचिंग स्ट्रेटजीज भी हैं जिसको हमने एज अप्रोप्रिएट टीचिंग स्ट्रेटजी से, यानी कि बच्चों के एज के हवाले से, बच्चों का उनके उम्र जहन में रख के जो है फिर आपने पढ़ाना होगा। तो वो क्या है कि सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच इस्तेमाल करें। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच क्या है कि जिसमें बच्चे मशगूल रहते हैं, बच्चे काम करते हैं, बच्चे एक्टिव रहते हैं, टीचर जो है वो पैसिव रहता है। पैसिव से मुराद ये है वो फैसिलिटेट करता है, वो वहाँ पे सिर्फ मुदाखलत करता है कि जब बच्चे को हिंट चाहिए हो, बच्चा स्टक हो जाता है तो सिर्फ वो वहाँ पे हेल्प करता है, बाकी बच्चा फिर दोबारा खुद काम करना शुरू कर देता है। ठीक है। अच्छा जी, लर्निंग बाय डूइंग, हमारे पास जॉन डेवी जो है, प्रेगमेटिज्म की जो है उसकी फिलॉसफी थी। उसका मानना यह था कि बच्चों से ज़्यादा काम कराएं, जितने ज़्यादा बच्चे खुद काम करेंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे, तो लिहाजा एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग कराएं, लर्निंग बाय डूइंग मेथड से जो है हम उनको कराएं। अच्छा जी, फिर हमारे पास यूज़ ऑफ टीचिंग एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स का इस्तेमाल करें, बेहतरीन टीचिंग एड्स का इस्तेमाल करें। एआई का ज़माना है, ठीक है, डिजिटल दौर का ज़माना है, बच्चों को चार्ट के ज़रिए पढ़ाएं, मॉडल के ज़रिए पढ़ाएं, मल्टीमीडिया में लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आती है, यूट्यूब के जो ये आप जो है वो प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, उनको जो है मुख्तलिफ साइंस के हवाले से जो है बेहतरीन नई डिस्कवरीज आप बताएं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास आप बच्चों को और किस तरह पढ़ा सकते हैं कि बच्चों को मोटिवेशन दे। हमने इसको लास्ट अपने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि हमारे पास दो किस्म के मोटिवेशन होते हैं। एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक, दूसरा होता है हमारे पास एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है कि जो अंदरूनी जो है इंसान को जो है वो तस्कीन होती है कि मैं ये काम करूं। ठीक है, उसको कोई लालच नहीं होता कि मुझे कोई पैसे मिलने वाले हैं, या मुझे कोई कप मिलने वाला है, या मुझे कोई गोल्ड मेडल मिलने होता है। वो काम करता है अपने आप की खुशी के लिए, वो काम करता है ताली कि बस वो टीचर का प्रेज हासिल करे, ये भी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है कि भाई टीच के मैं टीचर मेरे लिए शाबाश का दो लफ्ज बोल दे, बस मेरे लिए काफ़ी है, ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन है। जबकि एक होता है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में डियर स्टूडेंट क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन ये है कि आपको कोई बैरूनी चीज़ जो है अट्रैक्ट करती है। अब बैरूनी चीज़ क्या है कि मिसाल के तौर पे, मिसाल है ये एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को आप नेगेटिव ना लें, ये भी बच्चा जो है मेहनत करके हासिल कर रहा है ना। मिसाल के तौर पे बच्चा इसलिए मेहनत हासिल करता है कि भाई मैं गोल्ड मेडल हासिल करूं, बच्चा इसलिए फर्स्ट आने की कोशिश करता है कि मैं मुझे जो है वो प्राइज मनी मिलेगा। अब ये बुरी चीज़ नहीं है क्योंकि मेहनत से उसको मिल रहा है ना, तो इसलिए इसको कहते हैं एक्सट्रिंसिक और दूसरे को कहते हैं इंट्रिंसिक। अच्छा जी, दूसरी बात यह है कि टीचिंग स्ट्रेटजीज में सबसे जो जरूरी बात है वो है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हमें ये बताता है कि बच्चे टीचर को बच्चों के मुताबिक एडजस्ट होना है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक क्लास, आपने देखा होगा कि आपके ज़माने में, आप अभी भी अगर आप देख रहे होते हैं तो आपको कभी कभी एक क्लास मिलती है वो सारे शार्प स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी आपको एक क्लास मिलती है उसमें तमाम बच्चे अनफॉर्चुनेटली सारे कमज़ोर होते हैं, और कुछ एवरेज क्लास होती है। और वैसे भी एक जो है नॉर्मल क्लास में हमारे पास तीन किस्म के जो है बच्चे होते हैं, एक बड़े शार्प होते हैं, दूसरे बड़े जो है स्लो लर्नर्स होते हैं, और दूसरे जो है हमारे पास एवरेज स्टूडेंट होते हैं। अब टीचर का ये काम नहीं है कि एक ही तरीके से पढ़ाए, एक ही तरीके से लेक्चर दे, एक ही तरीके से एक्टिविटी करे और चले। अब वहाँ पे तो तीन किस्म के बच्चे हैं, तो आपने तीनों बच्चों को एकोमोडेट करना है। एज अ टीचर आपने सिर्फ लायक बच्चों को नहीं पढ़ाना, एज अ टीचर आपने तीनों बच्चों को पढ़ाना है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि जो शार्प स्टूडेंट है उनको आप चैलेंजिंग टास्क देंगे और मुश्किल से मुश्किल करेंगे ताकि वो और मेहनत करे। अगर आप उसको चैलेंजिंग टास्क नहीं करेंगे तो वो कहेगा भाई आसान है, मुझे हर चीज़ आती है, सर जो भी बोलते हैं मुझे आता है, तो मैं क्यों पढूं। तो इसलिए आपने उस बच्चे को भी मजबूर करना है कि वो चैलेंजिंग से चैलेंजिंग टास्क पे जाए। नंबर वन, कमज़ोर बच्चा है उसको आपने इजी टास्क देने हैं ताकि वो एक इजी टास्क करे, फिर थोड़ा सा उसको जो है मुश्किल बना दिया जाए।
फिर वो दूसरे टास्क पे आ जाए। इसी तरह जो एवरेज बच्चे हैं वो तो अपनी स्पीड के मुताबिक चल रहे होते हैं, वो तो नॉर्मल बच्चे होते हैं। ठीक है, इस तरह आपने अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजीज को एडजस्ट करना होता है। अच्छा जी, दूसरी बात हमारे पास जो इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा असेसमेंट के हवाले से हो रही है कि कंटिन्यूअस असेसमेंट को दुनिया फोकस कर रही है। ये ज़माना गया कि एक साल के बाद लास्ट में जो है हम पेपर लेते हैं और कहते हैं कि बच्चा पास है या फेल है। ये असेसमेंट दुनिया में नाकाम है। दुनिया में जितने भी हमारे पास जो एजुकेशनिस्ट हैं, सब इसी को कहते हैं कि जो समेटिव असेसमेंट है वो अकेला नाकाफ़ी है। समेटिव असेसमेंट तब काफ़ी है कि जब उसके साथ फॉर्मेटिव असेसमेंट पूरे साल जारी रहे। तो लिहाजा आपने क्या करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट के साथ लेना है। अगर सिर्फ आप समेटिव असेसमेंट को फोकस करेंगे साल में इस आखिरी इम्तिहान के बेस पे पास या फेल, तो बच्चे की इंप्रूवमेंट नहीं होगी। तो लिहाजा आपने क्या करना है, फॉर्मेटिव असेसमेंट पे फोकस करना है। उसके बेस पे फिर आपने समेटिव असेसमेंट पे जाना है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है कि वीकली टेस्ट हो गए, मंथली टेस्ट हो गए, ये आपके पास फॉर्मेटिव असेसमेंट है। क्लासरूम के अंदर आते हैं, टीचर जो है वो 30 मिनट का क्लास में वो लेक्चर दे रहा है, तो वो 2-3 सवाल दरमियान में पूछ लेता है ताकि बच्चे टीचर को मालूमात हो कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे सिर्फ सुन रहे हैं या समझ भी रहे हैं। ठीक है, ताकि बच्चों को आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या चीज़ में आया, मुझे टीचिंग स्ट्रेटजीज चेंज करनी है नहीं करनी, या बच्चों को क्या आ रहा है, तो उसको फीडबैक मिल रहा होता है। ठीक है, तो ये तो डियर स्टूडेंट, ये तो थे टीचिंग स्ट्रेटजीज। क्या आपने एज के एतबार से बच्चों को देख के फिर जो है आपने बच्चों को फिर उसी तरह पढ़ाना है। ये तो था हमारे पास आज का सेशन। और इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप मुझसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारा यूट्यूब चैनल एजुकेशन एंड पेडागोजी बाय साले मोहम्मद को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें मज़ीद कौन सी एजुकेशनल कंटेंट पे हमने वीडियोस जो है वो बनाए हम। तो ये लेक्चर जो है मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा ताकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो इससे भी मुस्तफ़ीद हों, क्योंकि ये रिलेवेंट है हमारे दूसरी थ्योरीज को बाकायदा तौर पे यहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच पे अप्लाई जाने के लिए। ठीक है, तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप चैट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा हमारी ऑनलाइन क्लासेस टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के हवाले से और दीगर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, केपी पब्लिक सर्विस कमीशन और पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी टीचिंग जॉब्स हैं उसके हवाले से हम तैयारी करवाते हैं। उसके हवाले से आप हमसे इस नंबर पे रब्ता कर सकते हैं और अपने मालूमात ले सकते हैं। तो आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। खुश रहें, आबाद रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।